अपनी एक्सपेरिमेंटल टेक्निक नंबर 4, द कंसेप्ट ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, वर्ड आपको बता रहा है कि आप क्या करने वाले हो। आप एक्सट्रैक्शन करने वाले हैं, आप आइसोलेशन करने वाले हैं, आप सेपरेशन करने वाले हैं किसी भी कंपाउंड की, किसी भी कंपोनेंट की, बाय यूजिंग एनी सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का यूज़ करते हुए आप अपने डिज़ायर कंपाउंड को, जिस कंपाउंड को आप किसी दूसरे कंपाउंड से अलग करना चाह रहे हैं, उसकी सेपरेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, लास्ट वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूं कि सॉल्यूशन उस वक्त बनता है जब आपके पास एटलीस्ट 2 कंपोनेंट रिएक्ट करेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो ये आपके पास होता है स्मॉल अमाउंट में, ये आपके पास होता है लार्ज अमाउंट में। ठीक है, तो सॉल्यूशन की कंपोजिशन आपको पता होनी चाहिए। और अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। सिंपल टेक्निक है, सिंपल प्रोसीजर है, और ये इतनी सिंपल टेक्निक है जस्ट आपको एक ही इसके लिए ऑपरेटर चाहिए, वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। इन दिस टेक्निक द सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड। अब सॉल्यूट किस में होगा? डेफिनेटली सॉल्यूशन में। तो किसी सॉल्यूशन से आपने इस कंपोनेंट को रिमूव करना है। ठीक है, सॉल्यूशन में से आपने सॉल्यूट कंपोनेंट को रिमूव करना है। कैसे करेंगे? बाय शेकिंग सॉल्यूशन। आपने उस सॉल्यूशन को शेक करना है, मिक्स करना है। किसके साथ? विद अ सॉल्वेंट। इसका मतलब एक सॉल्वेंट तो उसमें पहले से है, अब आपने एक और सॉल्वेंट उसमें ऐड करना है। ठीक है, ये सॉल्वेंट आपने ऐड कर दिया, एक और सॉल्वेंट ऐड कर दिया। इन विच द सॉल्यूट, जिसको आप रिमूव करना चाह रहे हैं, सॉल्यूट इज मोर सॉल्युबल। इसका मतलब कि ये जो सॉल्यूट पार्टिकल होंगे वो इस सॉल्वेंट में ज़्यादा डिज़ोल्व होंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे, ज़्यादा अट्रैक्शन शो करेंगे। एंड द एडिड सॉल्वेंट, और जिस सॉल्वेंट को आपने ऐड किया, मीन के सेकंड सॉल्वेंट डज नॉट रिएक्ट विद द सॉल्यूशन। ये ना हो कि सॉल्वेंट आप ऐड करो तो वो सॉल्यूशन का ही हिस्सा बन जाए, आपको फील ही ना हो कि वो सॉल्वेंट कहाँ पे है। जैसे इसकी सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर आपके पास ये बीकर है और इस बीकर में आपके पास सॉल्यूशन बना हुआ है वाटर को लेकर, ठीक है, तो इसमें आपके पास जो कंपोनेंट है वो आपके पास 2 कंपोनेंट हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की जगह पे हम लिख लेते हैं वाटर। अब इसमें से आप क्या रिमूव करना चाह रहे हो? ये कंपोनेंट। तो आप क्या करोगे? आपने इसमें ऐसा सॉल्वेंट ऐड करना है जो इस सॉल्यूशन के साथ मिक्सिबल ना हो, मींस इसके साथ मिक्स ना हो, रिएक्ट ना करे। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं ऑयल यूज़ करता हूँ, ऑयल ऐड करता हूँ, तो ऑयल आपके पास अनदर सॉल्वेंट होगा। ठीक है, और ऑयल मैं किस बेस पे इसमें ऐड करूँगा? इस बेस पे कि जो आपके पास सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा डिज़ोल्व हों इस ऑयल में। तो ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं ये ट्रैवलिंग स्टार्ट कर देंगे फ्रॉम वाटर टू ऑयल। ठीक है, फ्रॉम वाटर टू ऑयल। तो ये सारे का सारा जो सॉल्यूट पार्टिकल होगा मैक्सिमम अमाउंट में ये ट्रांसफ़र हो जाएगा इनटू ऑयल। अब ऑयल की लेयर आपके पास सेपरेट लेयर होगी, अलग लेयर होगी, वाटर की लेयर अलग होगी। इन 2 लेयर्स को हम गेन करेंगे और उसके बाद हम अपना सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो आइसोलेट कर लेंगे। कैसे आइसोलेट करेंगे? इसकी जो आपके पास केमिकल एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि ये आपके पास डेफिनेशन कंप्लीट हुई। इसमें आपने सॉल्यूट पार्टिकल रिमूव करना है, एक्सट्रैक्ट करवाना है बाय यूजिंग सॉल्वेंट, और जिस सॉल्वेंट को आप उस सॉल्यूशन में ऐड करोगे उस सॉल्वेंट में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स पहले से हैं वो ज़्यादा डिज़ोल्व होने चाहिए। इस तरह आप जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, अपना प्योर कंपोनेंट गेन कर रहे हैं। ठीक है, प्योर कंपोनेंट गेन कर रहे हैं। ये ऐसे ही है जैसे आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 3, 1 2 3। ठीक है, अब ये 1 और 2 एक दूसरे की फ्रेंड्स हैं, लेकिन 3 जो है वो
इन दोनों की फ्रेंड नहीं है। अब क्लासरूम में 1 बैठा हुआ है, ठीक है, और 3 बैठा हुआ है। 2 लेट हो गया, ठीक है, 2 लेट हो गया, लेकिन अब ये 2 कंपोनेंट है, मींस 2 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अब जैसे ही आपके पास 2 स्टूडेंट आएगा, नंबर 2 स्टूडेंट आएगा, वो जहाँ पे बैठेगा ना, जो 1 है वो उसके साथ जाके बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्शन रख रहा है, ठीक है। इसको वो लीव कर देगा, इसको वो लीव कर देगा। तो ये आपके पास एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिसको लेकर आप इस केमिस्ट्री को समझ सकते हैं, और इस केमिस्ट्री की और ज़्यादा अभी आपको समझ आएगी जब आप इसकी केमिकल एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करेंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द डेफिनेशन ऑफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ ईथर एक्सट्रैक्शन। इट्स मीन आप एक्सट्रैक्शन करवाने वाले हो बाय यूजिंग ईथर, और ईथर यहाँ पे एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं वो हमारे पास होता है डाई इथाइल ईथर, जिसको सिंपल हम ईथर का नाम देते हैं। डाई इथाइल ईथर आपके पास जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ऑर्गेनिक कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ईथर एक्सट्रैक्शन, और ये हम यूज़ करते हैं जब भी हम कोई भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की प्रेपरेशन करते हैं, ठीक है। और ये बात याद रखिए, जब भी आपने मैक्सिमम केसेस में आप ऑर्गेनिक कंपाउंड की जब प्रेपरेशन करते हैं तो आप एक्वस मीडियम का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक्वस मीन्स द मीडियम कंटेनिंग वाटर, ठीक है। अब मसला ये आ जाएगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ऑर्गेनिक है और जो वाटर है वो इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, लेकिन क्योंकि एक्वस मीडियम एज अ हेल्पर आप यूज़ करोगे, ठीक है, इसकी प्रेपरेशन के लिए। तो अब मसला ये आ गया कि जब आपने इसकी प्रेपरेशन कंप्लीट कर ली तो इस इनऑर्गेनिक सोल्यूशन में या इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है अपनी प्रेजेंस शो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इस इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ बने हुए मिक्सचर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को ऐड करेंगे, ठीक है, इसका एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिक है वो ऑर्गेनिक में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, मींस कि यहाँ पे प्रिंसिपल आप यूज़ करोगे लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, ठीक है। ये आपके पास प्रिंसिपल यूज़ होगा। जब अब इस ईथर को मिक्सअप करेंगे किसके साथ, इस सोल्यूशन के साथ, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होगा वो किस में आ जाएगा, वो ईथर में ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, और एक्वस फेज को छोड़ के वो ईथर में अपने आप को एब्जॉर्ब करवा लेगा। तो इसके लिए जो हम अपरेटस यूज़ करते हैं दैट इज़ सेपरेटिंग फनल। ये इतनी सिंपल टेक्निक है कि इसके लिए आपको और कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। ना कोई आपको बर्नर चाहिए, ना कोई आपको स्टैंड चाहिए, ना कोई आपको बीकर चाहिए, ना कोई आपको फ्लास्क चाहिए। सिंपल ये आपके पास सेपरेटिंग फनल होता है। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ये आपके पास सेपरेटिंग फनल है, ये देखिए इसको लाइक दिस। तो ये इसमें मैंने वाटर ऐड किया हुआ है, ठीक है, वाटर ऐड किया हुआ है, क्लियर, ओके। तो पेज को उसने थोड़ा सा ख़राब कर दिया, लेकिन चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, सेपरेटिंग फनल है, और इसमें हमने ये जो सोल्यूशन है वो हमने ऐड किया हुआ है, और इस सोल्यूशन में आप जानते हैं कि क्या है, वो हमारा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट आपके पास होगा यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको आपने एक्वस मीडियम में प्रिपेयर किया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे क्या, ईथर, ठीक है। अब ये जो ईथर हम ऐड कर रहे हैं इसमें कंडीशन अप्लाई ये होनी चाहिए कि ये मिसिबल ना हो इस सोल्यूशन के साथ। और आप देखेंगे कि जब आप ईथर ऐड करेंगे इसमें, तो इसका जो पोजीशन है वो अबव एक्वस सोल्यूशन शो होगा। और उसकी वजह क्या होती है कि ईथर की जो डेंसिटी है एज़ कम्पेयर टू वाटर वो लो होती है, इस वजह से इसका जो पोजीशन है वो वाटर लेयर के ऊपर होगा। और ये बिल्कुल आपको सेपरेट 2 लेयर्स शो हो रही होंगी। अपर आपके पास होगा ईथर लेयर और लोअर आपके पास होगा एक्वस फेज सोल्यूशन, ठीक है। जैसे ही आप इसको ऐड करोगे आपके पास सेपरेट लेयर जनरेट हो जाएगी। उसके बाद आपने इसको क्लोज करना है, ठीक है। ये आपके पास जो होता है वो स्टॉपर प्रोवाइड होता है, ठीक है। ये भी नीचे से स्टॉप होना चाहिए, मींस क्लोज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप इसको पकड़ के शेक करेंगे, ठीक है। अभी मैं दिखाता हूँ कि आपके पास 2 डिफरेंट लेयर्स किस तरह जनरेट होंगी, वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये देखिए, ठीक है। अब इस वाटर में मैंने सिंपल जो है वो ऑयल ऐड किया है। ऑयल की भी जो डेंसिटी होती है वो एज़ कम्पेयर टू वाटर कम होती है, इसी वजह से जो ऑयल है वो डेफिनेटली डिफरेंट लेयर शो करेगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। और ये आपके पास मिक्सअप नहीं हो रहा एक्वस फेस के साथ। इसको आप जितना भी मिक्सअप कर लें, शेक कर लें, ये मिक्सअप नहीं होगा, ठीक है। ये आपके पास जो है मिक्सअप नहीं होगा, ये 2 डिफरेंट सेपरेट लेयर्स आपके पास जनरेट होगी, ठीक है। अब हम करते हैं इसकी वर्किंग पे बात। ओके जी, तो अब वर्किंग पे आ जाइए। जब आप इस दोनों को शेक करोगे, अच्छी तरह मिक्सअप करोगे, तो ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा डेफिनेटली उसको चांस मिलेगा एक ऐसे कंपोनेंट के साथ इंटरेक्ट करने का जिसके साथ उसकी जो मिसिबिलिटी है, जो चांसेस हैं अट्रैक्शन के, वो ज़्यादा होंगे, मींस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन शो होगी। तो ये इस वाटर मालिक्यूल को छोड़ेगा और इस ईथर के साथ अटैच हो जाएगा। इसी तरह जो जो मालिक्यूल जिसको चांस मिलेगा ऑन शेकिंग, वो पार्टिकल एक्वस फेस को छोड़ के ईथर के पास आता जाएगा, ठीक है। तो ये आपने मैक्सिमम शेक करना है। आफ्टर शेकिंग आप इसको जो है वो स्टैंड पे थोड़ी देर के लिए रखोगे, तो आपके पास 2 अगेन सेपरेट लेयर जो है वो गेन हो जाएंगी। उसके बाद आपने करना क्या है, बाय यूजिंग दिस ओपनिंग आप 2 डिफरेंट बीकर लोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस बीकर में जो है वो वाटर को रिमूव कर लोगे, इसको आप साइड पे कर दोगे। नेक्स्ट बीकर आप लोगे और इसमें आप ईथर जो लेयर होगा उसको आप कलेक्ट करोगे 1 बाय 1, ठीक है। मीन्स के ये जो लेयर होगी ये जब यहाँ तक पहुँच जाएगी, यहाँ तक, तो आप इसको स्टॉप कर दोगे। नेक्स्ट बीकर लेकर आओगे, ओपन करोगे, तो फिर उसके बाद आप जो ईथर है उसको आप कलेक्ट करोगे अलग बीकर में, ठीक है। अब होता क्या है, हम ईथर को ही क्यों चूज़ करते हैं? ईथर जो आपके पास है वो वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल लिक्विड। और वोलाटाइल लिक्विड आपको पता होना चाहिए ऐसे लिक्विड होते हैं विच evaporate ऑन इट्स ओन, जो खुद ब खुद ही वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। जस्ट लाइक पेट्रोल, पेट्रोल को आप थोड़ी देर के लिए ओपन एटमॉस्फेयर में रख दो, वो गायब हो जाएगा। कहाँ पे चला जाएगा? वो एवेपोरेट हो जाएगा। तो ऐसे कंपाउंड को हम नाम देते हैं वोलाटाइल। तो ईथर जो है वो वोलाटाइल है। होगा क्या, आफ्टर सम टाइम आपके पास जो ईथर है वो एवेपोरेट हो जाएगा और पीछे जो बचेगा वो आपके पास क्या होगा, आपका प्रोडक्ट, आपका प्रोडक्ट जो कि आप प्योरेस्ट फॉर्म में गेन कर लेंगे। अब इसमें बेनिफिट हमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो वाटर है, ठीक है, इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं, अगर हुई इम्प्योरिटीज़ तो ये मैक्सिमम आपके पास होती हैं इनऑर्गेनिक। अगर ये इनऑर्गेनिक है तो ये इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही रहेंगी, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में नहीं जाएंगी। सेकंड, आपके पास जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ईथर में। और ईथर क्योंकि वोलाटाइल है, आप इसको इजीली एवेपोरेट करवा सकते हैं। अगर ये एवेपोरेट हो जाएगा तो पीछे बचेगा क्या? आपका फाइनल प्रोडक्ट जो कि प्योर फॉर्म में होगा। इसका मतलब सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का यूज़ करते हुए आपने प्रोडक्ट को प्योर फॉर्म में गेन कर लिया, जिसमें आपने जो प्रिंसिपल यूज़ किया डैट इज़ लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो ये आपके पास एग्जांपल है ईथर एक्सट्रैक्शन की। द शॉर्ट क्वेश्चन इज व्हाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शंस। रिपीटेड एक्सट्रैक्शन मींस कि आपने बार बार एक्सट्रैक्शन करनी है। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शंस। स्मॉल पोर्शन मींस कि आपके पास जो सॉल्वेंट होगा, फॉर एग्जांपल हमने अभी लास्ट वीडियो में ईथर एक्सट्रैक्शन की, तो आपने उसके स्मॉल पोर्शन यूज़ करने हैं। ठीक है, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। are more efficient than using a single but larger volume of solvent। ठीक है, अब आते हैं कि आपसे क्वेश्चन क्या किया जा रहा है। देखिए, आपके पास है जी 100 ml ईथर। ठीक है, अब आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप 100 ml सारे का सारा एक दफ़ा ही यूज़ कर लो। यूज़ इन जस्ट 1 टन। ठीक है, आपने एक दफ़ा ही सारे का सारा यूज़ कर लिया। अब 100 ml को आप यूज़ कर रहे हैं इन स्मॉल पोर्शंस। फॉर एग्जांपल आप यूज़ कर रहे हो यूज़ इन 5 टन्स। इसका मतलब क्या होगा कि आप 20 ml लोगे, उसको यूज़ करते हुए आप ईथर एक्सट्रैक्शन करोगे। उसके बाद 20 ml
अगेन जो होगा उसको यूज़ करोगे, और इस तरह आप ये जो गिवन वॉल्यूम होगा सॉल्वेंट का वो 5 टाइम आप यूज़ करोगे। ठीक है, यूज़ आप कैसे करोगे? फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सेपरेटिंग फनल में जो था वो 20 ml ऐड किया, इनको आपने जो है वो अलग से गेन किया, एक्वस लेयर और ईथर लेयर। ठीक है, और इसको आपने बीकर में वेपोरेट करवा लिया। अब जो एक्वस लेयर है ना उसको आप दोबारा से ऐड करोगे किसमें? सेपरेटिंग फनल में, और न्यू वॉल्यूम ऑफ ईथर आप यूज़ करोगे, और ये प्रोसेस आप रिपीट करोगे बार बार। ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, आप सारे का सारे एक ही दफ़ा ऐड करोगे सेपरेटिंग फनल में, उसको वेपोरेट करोगे, अपना प्रोडक्ट गेन कर लोगे। तो वो आपसे ये पूछ रहा है कि वाई रिपीटेड एक्सट्रैक्शन यूजिंग स्मॉल पोर्शंस ऑफ सॉल्वेंट आर मोर एफिशिएंट, कि आप अगर ज़्यादा दफ़ा ये यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूम स्मॉल फ्रैक्शन में तो ये ज़्यादा एफिशिएंट है। ज़्यादा एफिशिएंट से मुराद क्या होगा कि आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट गेन होगा। ठीक है, अब उसकी वजह क्या होती है, इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ। देखिए, हम दही बल्ले जब लेने जाते हैं ना, तो आप तो मीन के फीमेल स्टूडेंट हैं, मेल स्टूडेंट इस एग्जांपल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं कि जब हम दही बल्ले लेने जाते हैं, हमने 200 के दही बल्ले लेने हैं, और हम भाई को कहते हैं जी, दही बल्ले वाले भाई को, कि जी हमें 100 के 2 पैकेट बना दें। ठीक है, और एक आप 200 रुपये के इकट्ठे लेके आते हैं, तो यकीन मानिए कि जो आप 100 रुपये के 2 पैकेट बनवाएंगे ना, इसमें दही बल्ले की जो अमाउंट होगी, मकदार होगी, वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल बैग। ठीक है, जिसमें वो पैकिंग करेगा। ठीक है, तो ये आपके पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अब यहाँ पे आपके पास जो कंसेप्ट है वो क्या है कि आपने जब 20 के साथ प्रोसीजर जो है परफॉर्म करना है, तो आपके पास नो डाउट जब आप शेक करोगे तो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स एक्वस मीडियम से आ जाएंगे ईथर में। आप ये 20 वाले को आइसोलेट करोगे, इसको वेपोरेट करोगे, आपका प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट आपका यहाँ पे गेन हो जाएगा जब ईथर वेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि कुछ अमाउंट अभी भी एक्वस फेस में बची हो सकती है और होती भी है। तो आप जब नेक्स्ट 20 ml लेकर आओगे तो उसमें कुछ पार्टिकल्स और ऐड हो जाएंगे आपकी प्रोडक्ट के, तो नेक्स्ट टाइम आपके पास जो अमाउंट गेन होगी वो इतनी ज़्यादा नहीं होगी, लेकिन थोड़ी सी होगी ज़रूर। ठीक है, थर्ड टाइम आप अगेन नेक्स्ट 20 ml फ्रैक्शन ऐड करते हो तो इसमें भी कुछ अमाउंट आपको गेन हो सकती है। फोर्थ टाइम आप अगेन 20 ml, और फिफ्थ टाइम 5 टाइम आप जब ये प्रैक्टिकल मींस प्रोसीजर आप रिपीट करोगे तो डेफिनेटली जब आपके पास इनकी कलेक्शन होगी एक ही बीकर में, आप इनको जो है वो सम अप करोगे तो आपके पास ये अमाउंट ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू दिस ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आप एक ही दफ़ा सारी प्रोडक्ट जब गेन करोगे तो ये अमाउंट इस अमाउंट से जो होगी वो कम होगी और ये अमाउंट ज़्यादा होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ चांसेस आपके पास ज़्यादा अवेल हो रहे हैं इन पार्टिकल्स के जो कि एक्वस फेस में है, इनके साथ इंटरेक्शन के, ईथर सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्शंस के। ठीक है, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ चांसेस आपके पास कम होंगे। तो यही वजह है कि हम बोलते हैं कि अगर आप रिपीटेड एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग स्मॉल पोर्शन, ठीक है, तो वो आपके पास मोर एफिशिएंट होंगी एज़ कम्पेयर टू सिंगल बट लार्जर वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आपके पास है शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें एक MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से एक और पॉइंट ऐड कर लीजिए कि हम सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऐसे प्रोडक्ट के लिए यूज़ करते हैं जो कि फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मली अनस्टेबल हो। ठीक है, कि वो डिकम्पोज हो जाता हो अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, तो डेफिनेटली इसके लिए हम जो होता है वो क्रिस्टलाइजेशन यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए अगर हम हीट टेम्परेचर यूज़ करेंगे तो वो अनस्टेबल है, वो डिकम्पोज हो जाएगा, तो फिर क्रिस्टलाइजेशन सूटेबल नहीं है। फिल्ट्रेशन सूटेबल इस वजह से नहीं है क्योंकि ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होते, ये डिज़ोल्व होते हैं एक्वस मीडियम में भी, तो जिसकी वजह से आपके पास थर्ड ऑप्शन आएगी, सॉरी फोर्थ ऑप्शन, कि ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की हेल्प से आप यूज़ कर सकते हैं, इनको आइसोलेट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, जो आपके पास प्रोडक्ट होता है वो हमारे पास होता है वोलाटाइल, कि वो वोलाटाइल हो। ठीक है,
प्रोडक्ट वोलाटाइल है तो फिर भी आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को प्रेफर करोगे, थर्मली अनस्टेबल है तो फिर भी आप सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को प्रेफर करोगे। वोलाटाइल का मतलब क्या होता है? ऑन इट्स ओन एवेपोरेट होना। तो जो प्रोडक्ट ऑन इट्स ओन एवेपोरेट हो जाएगा, डेफिनेटली क्या होगा कि उसको जब आप एक्वस मीडियम में रखोगे और उसके बाद आप उसको किसी भी ऑर्गेनिक लेयर में जो है वो आइसोलेट करवाओगे तो उसके बाद आप उसको गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपका प्रोडक्ट वोलाटाइल है मींस ऑन इट्स ओन एवेपोरेट होगा, तो डेफिनेटली जो है वो आप बाय यूजिंग क्रिस्टलाइजेशन, बाय यूजिंग सब्लिमेशन इसको गेन नहीं कर सकते, फिर भी आपको चूज़ करना पड़ेगा सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन को। तो ये व्हाट इज़ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ और पार्टीशन लॉ? डिस्ट्रीब्यूशन मींस आपके पास जो कंपोनेंट है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, पार्टीशन मींस कि अपनी वो पार्टीशन कर रहा है, दोनों का जो मतलब है वो एक ही है। तो डेफिनेटली ये जो कंसेप्ट है ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन का कंसेप्ट ही है, और जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है वो इस लॉ पे जो है वो डिपेंड करती है। अपने आप को इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है वो कंपोनेंट आइसोलेट करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, अपनी पार्टीशन करता है बिटवीन टू इमिसिबल सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो कि आप लास्ट वीडियोस में कंसेप्ट ले चुके हैं वो एक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। इक्विलिब्रियम प्रोसेस मींस कि यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है जो बोथ डायरेक्शन में प्रोसीड हो रहा है लेकिन इक्वल रेट में। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसेप्ट आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। क्या होता है कि ये एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इक्वल रेट पे प्रोसीड कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपको नेट चेंज ज़ीरो ऑब्जर्व होता है। जैसे कि आपके पास ये रिएक्शन है A इंटू बी एंड B इंटू ए, तो अगर A कन्वर्ट हो रहा है B में और B कन्वर्ट हो रहा है A में और इक्वल रेट पे हो रहा है, फॉर एग्जांपल A का जो है वो 5 ग्राम पर सेकंड कन्वर्ट हो रहा है B में, और B का 5 ग्राम पर सेकंड कन्वर्ट हो रहा है A में। ठीक है, तो आपके पास जो इनकी अमाउंट्स होंगी वो कांस्टेंट होंगी। ठीक है, A की अमाउंट भी कांस्टेंट, B की अमाउंट भी कांस्टेंट होगी। इसका मतलब कि जो चेंज हो रहा है इस रिएक्शन में और रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है वो एट इक्वल रेट पे कर रहा है। ठीक है, अगर इसका 50 ग्राम है और इसका आपके पास 70 ग्राम है प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का, तो ये 50 ही है और ये 70 ही रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि रिएक्शन स्टॉप हो गया, रिएक्शन रुक गया, रिएक्शन हो रहा है लेकिन दोनों डायरेक्शन में हो रहा है, इक्वल रेट पे हो रहा है, जिसकी वजह से अमाउंट इनकी चेंज नहीं हो रही है। अगर 5 ये कम हो रहा है तो 5 बन भी रहा है, अगर ये 5 बन रहा है तो 5 कम भी हो रहा है, तो इक्वल अमाउंट्स आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहेंगी, जिसकी वजह से ऐसी स्टेज को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये जो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। कैसे है ये आपको बताएगा डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। इसकी डेफिनेशन देखते हैं और उसके बाद इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। ओके, द डेफिनेशन इज अ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ। अब देखिए, सॉल्यूट आपके पास ऑर्गेनिक था लास्ट एग्जांपल में, डिस्ट्रीब्यूट वो करेगा अपने आप को बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स। इमिसिबल लिक्विड्स कौन से होते हैं? जो एक दूसरे में मिक्स अप ना होते हो। जैसे अभी आपने एग्जांपल ली थी वाटर प्लस ईथर, ये आपके पास टू इमिसिबल लिक्विड्स हैं जो कि एक दूसरे में मिक्स अप नहीं हो रहे, इन दोनों के इन बिटवीन। ठीक है, जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है इन अ कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन, इन अ कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन। इसका मतलब कि अगर ईथर में वो 90% डिजोल्व होता है तो वाटर में 10% ही डिजोल्व होगा। ठीक है, ये आपके पास कांस्टेंट रेशो है ना, कांस्टेंट रेशो है। ठीक है, वाटर में 10% है, ईथर में 90% है। ठीक है, ये रेफरेंस मैं कोट कर रहा हूँ लास्ट एग्जांपल का। ठीक है, आगे चलते हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडिड। अब इस पॉइंट का मतलब क्या है? आपके पास 10 ग्राम है किसका? ऑर्गेनिक सॉल्यूट का, जो कि एक्वस मीडियम में डिजोल्व हुआ है, उसको आप आइसोलेट करना चाह रहे हैं। तो आउट ऑफ 10 ग्राम आपके पास जो 90% है, 10 का 90% दैट इज 9, वो किस में जाएगा? ईथर में जाएगा। और 10% दैट इज 1 वो किस में जाएगा? वो वाटर में जाएगा। ठीक है, अब अगर हमारे पास अमाउंट है 100 ग्राम, तो 100 का 90 कितना होता है? 90, और 100 का 10 कितना होता है? 10 ग्राम। इसका मतलब ये होगा कि 90 ग्राम किस में जाएगा? ईथर में। ठीक है, और वाटर में कितना होगा?
10 ग्राम। इसका मतलब वाटर में अमाउंट आपके पास होगी, चाहे वो कम है, चाहे वो 1 ग्राम है, चाहे वो 0.5 ग्राम है, लेकिन होगी ज़रूर और ये कांस्टेंट होगी। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास अमाउंट्स हैं वो एट इक्वल रेट एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही हैं। अगर वाटर से जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो जा रहा है किसमें, ईथर में, ठीक है, 1 ग्राम पर सेकंड, तो ईथर से दोबारा से वाटर में आ रहा है 1 ग्राम पर सेकंड, 1 ग्राम पर सेकंड। तो इस तरह आपके पास एक कांस्टेंट अमाउंट जो है वो फिक्स हो जाएगी, इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाएगी, ठीक है, और जिसमें ज़्यादा उसकी कंसंट्रेशन होगी उस लेयर को यूज़ करते हुए आप अपना जो फाइनल प्रोडक्ट है वो गेन करेंगे, ठीक है। तो एक दफ़ा दोबारा से इस डेफिनेशन को रीड कीजिए। आ सॉल्यूट डिस्ट्रीब्यूट्स इटसेल्फ बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड्स, कि ये कंपोनेंट अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू इमिसिबल लिक्विड्स के इन बिटवीन इन अ कांस्टेंट रेशो, ठीक है। यहाँ पे 10 था तो 90% इसके पास गया, 100 था तो 90% इसके पास गया, 10 था तो 10% इसके पास गया, 100 था तो फिर भी 10% वाटर के पास गया, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एडेड। इस पे डिपेंडेंस नहीं है कि आपके पास 10 ग्राम है, 100 है, 1000 है। अगर उसकी परसेंटेज 90 है, ये ज़रूरी 90 हो, 99 भी हो सकती है, वो 95 भी हो सकती है, 91, 2, 3 जो कुछ भी अमाउंट हो सकती है, लेकिन वो फिक्स होगी, ठीक है। और उसको अचीव करने के बाद आपके पास जो अमाउंट्स हैं वो फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। पार्टीशन लॉ या फिर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझने के लिए आपके पास ये एग्जांपल है। एग्जांपल आपके पास है जी 2 इमिसिबल सॉल्वेंट्स, जिसमें फर्स्ट सॉल्वेंट आपके पास है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये आपके पास है नॉन पोलर, और ये आपके पास होगा ऑर्गेनिक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है वाटर बट विद पोटाशियम आयोडाइड, ठीक है, मीन्स के वाटर के साथ आपने पोटाशियम आयोडाइड को डिसॉल्व किया हुआ है, तो ये आपके पास होगा पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये जो 2 आपके पास इमिसिबल लिक्विड्स का सिस्टम बन चुका है, इसमें हमने ऐड करना है सॉल्यूट पार्टिकल, और सॉल्यूट हमारे पास होगा आयोडीन, ठीक है, आयोडीन। और आपको पता होना चाहिए कि जो आयोडीन है वो आपके पास है नॉन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर। तो जब हम इसको डिसॉल्व करेंगे तो इसको किस में डिसॉल्व होना चाहिए, डेफिनेटली लाइक डिसॉल्व, लाइक मींस नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होना चाहिए, CCl4 में ही इसको डिसॉल्व होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो जब हम इस सॉल्यूट पार्टिकल्स को ऐड करेंगे आयोडीन की फॉर्म में तो ये इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसके बाद होगा क्या, आयोडीन जो होगा, आयोडीन मॉलिक्यूल नॉन पोलर, ये आयोडाइड आयन के साथ, इसको हम बोलते हैं आयोडाइड आयन, जो कि इस सिस्टम का हिस्सा है, क्योंकि हमने इसको शेक करना है, ठीक है। इसको जब हम शेक करेंगे तो आयोडीन मॉलिक्यूल को चांस मिलेगा आयोडाइड आयन के साथ, और ये कन्वर्ट हो जाएगा I3 नेगेटिव में, इसको हम बोलते हैं ट्राई आयोडाइड आयन, ठीक है। इसका मतलब कि जो आयोडीन है वो ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट होगा, और ये जो ट्राई आयोडाइड आयन है ये सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व होगा किस में, पोलर सॉल्वेंट में, दैट इज वाटर प्लस पोटाशियम आयोडाइड। इस पॉइंट को एक दफ़ा दोबारा देखिए, जब आपने आयोडीन को डिसॉल्व किया इस पूरे सिस्टम में, और इस पूरे सिस्टम को आपने शेक किया, मिक्स किया, तो आयोडीन पार्टिकल्स को चांसेस मिले आयोडाइड आयन के साथ, जो कि इस सिस्टम में पड़ा हुआ है, क्योंकि ये पोटाशियम आयोडाइड है ना, तो ये रिस्पेक्टिव आयन्स में डिसोसिएट हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। पोटाशियम आयन प्लस आयोडाइड आयन, तो ये जो आयोडाइड आयन होगा ये रिएक्ट कर सकता है किसके साथ, आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ। आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ ये रिएक्ट करके बनाएगा ट्राई आयोडाइड आयन, और ये अब डिसॉल्व होगा किस में, इस सिस्टम में, इस लिक्विड में, वाटर प्लस KI, जबकि इसकी जो अमाउंट होगी वो किस में डिसॉल्व रहेगी, CCl4 में। इसका मतलब कि कुछ अमाउंट इसकी डिसॉल्व हो जाएगी वाटर में इन द फॉर्म ऑफ I3 नेगेटिव, और मैक्सिमम अमाउंट इसकी डिसॉल्व होगी किस में, CCl4 में। और ये सिस्टम आपके पास क्या अचीव करेगा, ये सिस्टम आपके पास अचीव करेगा डायनामिक इक्विलिब्रियम,
ठीक है। इस वजह से इस एरो को आप डबल हेडेड एरो में कन्वर्ट कर देंगे। इसका मतलब क्या होगा कि जितने मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो रहे हैं ट्राई आयोडाइड आयंस में, उतने ट्राई आयोडाइड आयंस कन्वर्ट हो रहे हैं आयोडाइड आयन में और रिस्पेक्टिव आयोडीन मॉलिक्यूल में। और ये जो चेंज हो रहा है ये आपके पास एट इक्वल रेट हो रहा है, जिसकी वजह से आपके पास जो दोनों की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट होगी, दोनों की अमाउंट कांस्टेंट होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं पार्टीशन लॉ के कंसेप्ट की तरफ। देखिए ये जो आयोडीन है ना CCl4 में, इसका जो कलर होता है वो पर्पल कलर शो होता है। आयोडीन इन CCl4 जो है वो पर्पल कलर शो करेगी। एंड ट्राई आयोडाइड आयन इन वाटर प्लस KI पोटाशियम आयोडाइड ये आपको ब्राउन कलर शो करेगा, ब्राउन कलर। ठीक है। और जब ये सिस्टम कांस्टेंट डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएगा तो ये बात याद रखिए, ये ऊपर वाली लेयर में आपको पर्पल कलर शो होगा और नीचे वाली लेयर में आपको ब्राउन कलर शो होगा। ये बात अपने माइंड में रखिए। इस वक्त आपके पास जो इनकी रिस्पेक्टिव अमाउंट्स हैं कांस्टेंट कंसंट्रेशन बन चुकी हैं। अब ना इसमें चेंज हो रहा है ना इसमें चेंज हो रहा है। मैक्सिमम अमाउंट इसमें डिज़ोल्व हो चुकी और जो मिनिमम अमाउंट है आयोडीन की वो I3 नेगेटिव आयन में इसमें डिज़ोल्व हो चुकी। ठीक है। और ये जो कलर्स आपको शो होंगे ये भी कांस्टेंट हो जाएंगे। अब ये कलर ना ही तो हल्का होगा ना ही जो है वो ज़्यादा कंसंट्रेशन होने की वजह से गहरा होगा। ठीक है। ये आपके पास कांस्टेंट अपीयरेंस अचीव हो चुकी। ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब इसमें हम चेंज प्रोड्यूस करेंगे। चेंज क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ऐड करते हैं ऐड CCl4 तो देखिए सिस्टम आपका कांस्टेंट कंसंट्रेशंस के साथ अचीव हो चुका था। जब आपने सिस्टम को डिस्टर्ब करना ना तो ये बात याद रखिए, CCl4 आप जब ऐड करोगे तो इसमें आयोडीन की जो परसेंटेज थी, फॉर एग्जांपल वो 90% थी और इसमें आपके पास 10% है ट्राई आयोडाइड आयन की। ठीक है। और इसमें आपके पास कितनी थी 90% किसकी, आयोडीन की। 10% आयोडीन कहाँ पे गया, वो ट्राई आयोडाइड आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। अब आपने क्या किया, इस कांस्टेंट अमाउंट को गेन करने के बाद चेंज ऐड कर दिया। जब आप चेंज ऐड करोगे ना बेटे तो डेफिनेटली अब ये जो 90% परसेंटेज शो हो रही है ये कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आपके पास सॉल्वेंट ज़्यादा हो गया। अब इसने क्या करना है, अपनी परसेंटेज को इंक्रीज़ करना है। ठीक है। जब ये परसेंटेज कम होगी तो आपके पास जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा होने की वजह से ये परसेंटेज जो है वो कम होगी। इस पॉइंट को समझिए। इस पॉइंट को आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 ml वाटर में आपके पास 10 ग्राम शुगर है। आप ये 100 को जो है वो 100 प्लस कर देते हैं, मींस कि इसमें 100 ml और वाटर ऐड कर देते हैं। ठीक है। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास परसेंटेज थी शुगर की वो कितनी थी, वो उसको आप कह सकते हैं जी 10%। लेकिन जब 200 में 10 ग्राम आप डिज़ोल्व करोगे तो ये परसेंटेज कितनी रह जाएगी, 5%। ठीक है। आपने क्या ऐड किया, सॉल्वेंट ऐड किया तो परसेंटेज कम होगी। तो यहाँ पे भी इसकी जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगी। जब परसेंटेज कम होगी तो होगा क्या कि अब इसकी परसेंटेज को 90 पे लेके आना है। जो आयोडीन होगा, ठीक है, वो डेफिनेटली ट्रांसफ़र तो नहीं होगा वाटर में, लेकिन जो ट्राई आयोडाइड आयन होगा उसका जो ट्रांसफ़र है टूवर्ड CCl4 ये ज़्यादा हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू I2 इंटू I3 नेगेटिव। इसका मतलब कि कुछ अमाउंट ट्राई आयोडाइड आयन की कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, CClO4 में, जिसकी वजह से जो ब्राउन कलर होगा वो फेड हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, और जो पर्पल कलर होगा वो आपको ज़्यादा फील होगा, ज़्यादा गहरा फील होगा। ठीक है। उसकी वजह क्या होगी कि इसमें जो आयोडीन की अमाउंट है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। आयोडीन अब ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है। पहले आपके पास जो ट्रांसफ़र था वो इक्वल रेट पे हो रहा था क्योंकि सिस्टम स्टेबल था, लेकिन अब क्योंकि CCl4 ज़्यादा आ गया, अब जो आपके पास I3 का ट्रांसफ़र है वो ज़्यादा होगा इसकी परसेंटेज को मेंटेन करने के लिए, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये कलर आपके पास ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा और ये कलर आपके पास फेड हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप वाटर ऐड कर देंगे, ऐड वाटर इनटू सिस्टम,
तो फिर क्या होगा, जब वाटर ऐड होगा तो ये परसेंटेज कम हो जाएगी। अब ये परसेंटेज कम होगी तो फिर ऊपर वाली लेयर से आयोडीन कन्वर्ट होगी किस में, I3 नेगेटिव में, ठीक है, जिसकी वजह से ब्राउन कलर प्रोमिनेंट हो जाएगा और जो CCl4 में आयोडीन का पर्पल कलर है, आयोडीन कम होने की वजह से वो फेड हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि CCl4 ऐड करोगे तो ये वाला रिएक्शन मीन्स I3 नेगेटिव इंटू आयोडीन, ये फास्ट हो जाएगा और ये पर्पल कलर प्रोमिनेंट हो जाएगा। और अगर आप ये सॉल्वेंट ऐड करोगे तो फिर ये वाला रिएक्शन फास्ट हो जाएगा, ठीक है, और आपको ब्राउन कलर प्रोमिनेंट नज़र आएगा और पर्पल कलर फेड हो जाएगा। इसमें सारा जो कंसेप्ट है वो क्या है कि आपके पास जब सिस्टम डायनामिक इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था तो सब कुछ कांस्टेंट था, ठीक है, कांस्टेंट था। लेकिन जैसे ही आपने चेंज प्रोड्यूस की तो सिस्टम ने मूव किया, सिस्टम ने जो है वो चेंज को मिनिमाइज करने के लिए अपनी रिस्पेक्टिव परसेंटेज को दोबारा से कांस्टेंट लेवल पे रखने के लिए चेंज को शो किया, और उस चेंज के रिजल्ट में जो आपके पास ऑब्जर्वेशंस हैं वो ऑब्जर्व हो रही हैं। क्योंकि हम डेफिनेशन में पढ़ चुके हैं कि आपके पास कांस्टेंट रेशो होगी, कांस्टेंट रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। तो इसका मतलब ये होगा कि जब हम फॉर एग्जांपल मिसिबल लिक्विड्स हमारे पास हैं, आपके पास लास्ट एग्जांपल थी आयोडीन की, I2। अब आयोडीन जो है वो वाटर प्लस की I में भी डिज़ोल्व हो रहा है और जो आयोडीन है वो CCl4 में भी डिज़ोल्व हो रहा है। इसका मतलब कि अगर ये कांस्टेंट रेशो में डिज़ोल्व करेगा अपने आप को तो इनकी अगर हम रेशो ले लेते हैं तो वो हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला जी इसमें 90% है और इसमें आपके पास 10% है, तो ये कांस्टेंट है। जब हम इनकी दोनों की रेशो लेंगे तो वो भी कांस्टेंट होगी। फॉर एग्जांपल अगर आप वाटर को ऊपर रखते हैं I2 इन वाटर ओवर I2 इन CCl4, तो ये जो रेशो होगी ना, फॉर एग्जांपल 10/90, ये हमेशा कांस्टेंट होगी। जो भी आंसर आएगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है, चाहे आप वाटर को ऊपर रखो चाहे आप CCl4 को ऊपर रखो, वैल्यू आपकी जो है वो कांस्टेंट ही होगी, वो चेंज नहीं होगी, ठीक है, चेंज नहीं होगी। तो इस कंसेप्ट को लेकर हमारे पास इसका लास्ट पॉइंट है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट जिसमें आपके पास जो फार्मूला है वो शो करेगा सिंपल रेशो को, कांस्टेंट कंसंट्रेशंस की रेशो को, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है, कि जो ऑर्गेनिक लेयर जो CCl4 में आपके पास अमाउंट है सोल्यूट की वो कितनी है, डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन एक्वस लेयर, ठीक है। इसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं लास्ट एग्जांपल को सामने रखते हुए, I2 इन CCl4 ओवर I3 नेगेटिव इन एक्वस लेयर, ठीक है। तो जब आप इन की कंसंट्रेशन की रेशो लोगे ना तो वो हमेशा कांस्टेंट ही होगी। इसी वजह से इस रेशो को हम नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट। डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट अगर ये आपके पास लार्ज वैल्यू शो करती है, लार्ज वैल्यू ऑफ दिस रेशो, तो इसका मतलब ये होगा कि ऊपर वाली वैल्यू ज़्यादा है और नीचे वाली वैल्यू कम है, ठीक है। डेफिनेटली तभी आपके पास ये लार्ज रेशो होगी ना। अगर ये लार्ज वैल्यू है तो इसका मतलब कि ऊपर वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, इसका मतलब कि जो सोल्यूट है वो ऑर्गेनिक लेयर में ज़्यादा डिज़ोल्व है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, सोल्यूट पार्टिकल्स विल डिज़ोल्व मोर इन ऑर्गेनिक लेयर, ठीक है। और अगर आपके पास वैल्यू स्मॉल वैल्यू आती है, स्मॉल वैल्यू ऑफ KD, इसको आप KD से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट मींस डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट, ठीक है। KD स्मॉल KD वैल्यू है तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है और ऊपर वाला फैक्टर कम है, तो इस वजह से आपके पास ये ओवरऑल रेशो कम होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पास जो स्मॉल KD वैल्यू होगी वो शो करेगी सोल्यूट विल डिसॉल्व मोर इन एक्वस लेयर, एक्वस लेयर, ठीक है जी। तो ये आपके पास
जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस है। अगर आयोडीन की वैल्यू ये ज़्यादा होगी इसका मतलब कि वो CCl4 में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, अगर उसकी वैल्यू कम होगी तो इसका मतलब कि वो एक्वस लेयर में ज़्यादा होगा। तो क्या ख्याल है, आयोडीन जो है अभी जो आपने प्रीवियस एग्जांपल की है, आयोडीन की अगर मैं वैल्यू बताता हूँ जी Kd की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि आयोडीन किस लेयर में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा, डेफिनेटली वो ऑर्गेनिक लेयर में ज़्यादा डिज़ोल्व होगा। तो इस तरह आपका सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो था वो कंप्लीट हो गया।